बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम एक लेक्चर पे बात की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी के ऊपर हमने बात की थी। हमने हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में देखा था कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, उसके अंदर फार्मेसी सर्विसेज किस तरह से चलती हैं। फिर हमने ये देखा कि हॉस्पिटल की टाइप्स कितनी होती है, यानी कि हॉस्पिटल हमारे पास इस तरह के कुछ सरकारी हैं, कुछ प्राइवेट हैं और कुछ मिलिट्री के हॉस्पिटल्स हैं, कुछ एनजीओज के हॉस्पिटल्स हैं डिफरेंट, यानी कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल्स का उनके बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू किया। फिर हमने ये देखा कि फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो है उसका क्या रोल होता है, उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं और उनका जो मेन एक इम्पॉर्टेंट मकसद है उस चीज़ का वो क्या है। अच्छा, उसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि जो हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से जो है वो रोल ऑफ फार्मासिस्ट वहाँ पर आ जाता है कि फार्मासिस्ट उस फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी में उसका क्या रोल है, हॉस्पिटल फार्मेसी की फार्मेसी सर्विसेज में उसका क्या जो है वो रोल आ जाता है, किस तरह से फार्मासिस्ट जो है वो प्रोक्योरमेंट की तरफ जाता है और क्या सारा सिलसिला होता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे दो तीन टॉपिक्स के ऊपर। हम एक तो बात करेंगे हॉस्पिटल फार्मुलरी के ऊपर, क्या हॉस्पिटल फार्मुलरी क्या होती है, किस तरह से बनती है और उसमें फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से मेडिसिन जो है परचेज की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिफरेंट जो है वो मेडिकल सप्लाईज वार्ड्स में, किस तरह से वो सारा सिलसिला वो होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही में हम ये देखेंगे कि डिस्पेंसिंग किस तरह की जाती है, यानी कि जो पेशेंट्स वार्ड के अंदर शिफ्ट है, हम ये देखते हैं आप लोग हॉस्पिटल में आप लोगों का जाना होता होगा, कभी आप लोग अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार की आदत करने हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड हो रही होती है। तो वो मेडिसिन प्रोवाइड करने का तरीकेकार क्या होता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं हॉस्पिटल फार्मुलरी से। अच्छा जी, हॉस्पिटल फार्मुलरी बेसिकली क्या होती है कि ऐसी एक लिस्ट होती है, ऑफिशियल एक लिस्ट होती है जो कि फार्मास्यूटिकल एजेंट्स की होती है। इसके अंदर क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट जो फार्मूलेशन होती हैं उनकी जो है वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई होती है करंट जो है ना वो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यूज को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, यानी ये होता है कि देखें इनोवेशंस आती रहती हैं, क्रिएटिविटी होती रहती है, नए नए ब्रांड्स आते रहते हैं, नए नए जो है ना वो आपके जो है वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो आते रहते हैं। तो बेसिकली उसको देखते हुए ये चीज़ बनाई जाती है। तो हॉस्पिटल फार्मुलेशन सिस्टम बेसिक क्या है कि एक आप ये कह लें कि अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में बात करूँ तो एक एवेलुएशन है एक मेडिसिनल एजेंट्स की, ठीक है, और उनकी डोजेज फॉर्म की और उनका जो है वो यूज़ देखा जाता है पेशेंट केयर को मद्देनजर रखते हुए। और फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी जो है ना वो इस चीज़ को फार्मूलेट जो है वो करती है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें आ जाती है, वो ये है कि जो हमारी हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है हमारे मतलब ना हर कंट्री की जो है ना वो एक असेंशियल जो है ना मेडिसिन लिस्ट होती है। अगर आप लोग पाकिस्तान की जो अगर आप एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट देखना चाह रहे हैं तो आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर आप जाएं, वहाँ पर आपको जो है ना वो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है वो पाकिस्तान की आपको मिल जाएगी। सेकेंडली, WHO की अगर आप वेबसाइट पे जाएं, आप जस्ट गूगल करेंगे WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, तो वो भी आपको एक लिस्ट जो है वो आ जाएगी। तो कुछ क्राइटेरिया होता है, WHO ने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं कि किस तरह से एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है कंट्री वाइज, उसके इकोनॉमिक्स को देखते हुए, उसके रेस और जेंडर और सारा मतलब ये ओवरऑल सारी कंडीशंस जो है वो डिफरेंट मतलब उसमें जो है ना वो आ जाती हैं। तो हमारी जो कंट्री की जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है वो बेसिकली हमारे जो है वो ट्रैप के ऊपर उसमें पड़ी हुई है। फिर ये है कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो थेरेपेटिक कमेटी होती है वो बेसिकली फिर इस चीज़ को फार्मुलेट करते हैं, मद्देनज़र रखते हैं प्रेजेंट सिनारियो को, करंट जो मतलब मेडिसिन चल रही हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो डोजेज फॉर्म हमें ज़रूरत है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी को देखते हुए। अगर सरकारी अस्पताल है तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेडिसिन चाहिए, हमें वाइड वैरायटी ऑफ मेडिसिन चाहिए। अगर हमारे पास वार्ड ज़्यादा हैं, स्पेशलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो उन स्पेशलिटीज़ को देखते हुए, यानी कि अगर लाइक किसी हॉस्पिटल में अगर कैंसर वार्ड है तो डेफिनेटली हमें ऑन्कोलॉजी की मेडिसिन चाहिए, कार्डियो का है तो हमें एंटी हाइपरटेंसिव हमें चाहिए, इसी तरह फिर हमें साथ साथ सर्जिकल सप्लाईज भी चाहिए, सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर वो आ जाती हैं। तो ये बेसिकली जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी होती है वो उसको देख रही होती है। इसके अलावा इसमें अगर मैं थोड़ा सा मतलब आगे फर्दर अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है हॉस्पिटल फार्मुलरी के अंदर वो ये होती है कि ये एक ऐसा सिस्टम, मैंने जो बताया ना कि एवेलुएशन करते हैं हम लोग मेडिसिनल एजेंट्स की। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि प्रोक्योरिंग की बात हो रही होती है कि किस तरह से हमने मेडिसिन परचेज करनी है, प्रिस्क्राइबिंग कैसे होगी, फिर डिस्पेंसिंग कैसे होगी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स जो है वो किस तरह से जो है वो होगी। तो ये बेसिकली ना अंडर नॉन प्रोप्राइटरी के प्रोप्राइटरी ब्रांड नेम्स के हिसाब से होता है, यानी कि हम बाज़ दफ़ा होते हैं प्रोक्योरिंग हम कर रहे होते हैं ब्रांड नेम्स के हिसाब से भी,
बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जेनेरिक के हिसाब से भी कर रहे होते हैं, तो वो हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसी के ऊपर होता है कि किस तरह वो इस चीज़ को कर रहा होता है। तो ये 4 चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं, प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इसमें आ जाता है। इसके बाद मैं अगर देखें, अब ये हमने तो डिस्कस कर लिया, देख लिया कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, किस तरह से बनती है, कौन इन्वॉल्व होते हैं, क्या चीज़ें देखी जाती हैं। अब डेफिनेटली देखें ना, हर चीज़ के कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ ना कुछ जो है डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो मैं एडवांटेजेस की अगर बात करूँ तो देखें, सीधी सी बात है कि अगर हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो बेसिकली इसका एक हमें थेरेपेटिक एडवांटेज है। थेरेपेटिक एडवांटेज इस तरह है कि जब हम एक लिस्ट बना लेंगे, हमें पता होगा कि यानी हमारा हॉस्पिटल जो है वो इस रेंज पे लाई कर रहा है, इतनी हमारे पास मेडिसिन है, इतनी हमारा मतलब जो है वो यूज़ है मेडिसिन का, इतनी हमारी डिमांड है, सप्लाई, सारा कुछ इसमें है। तो थेरेपेटिक एडवांटेज इसका है। फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं इसके एडवांटेज इस तरह होता है कि हम अपने हॉस्पिटल के बजट को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को बनाते हैं। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंस है ही है इस चीज़ की। देखिए, जितनी जितनी आपकी स्पेशलिटी बढ़ेगी उतनी उतनी आपकी जो लिस्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी की वो बढ़ेगी, आपकी एजुकेशन में इजाफा होगा, आपके यानी कि मतलब जो स्टाफ है वो ट्रेन होगा बाकायदा तौर पे, आपके जो थेरेपेटिक कमेटी जो है वो डेफिनेटली इस चीज़ से फ़ायदा उठाएगी। और फिर जब हम बात करते हैं, लास्ट हमने बात की कि इस हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो है हम वो प्रिस्क्राइबिंग और डिस्पेंसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग की बात भी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका एडवांटेज एक रैशनल ड्रग यूज़ की तरफ भी आता है कि हम फिर इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हैं कि हमारा जो है ना रैशनली जो है ना वो ड्रग यूज़ जो है वो हो। डिसएडवांटेज, अच्छा खैर, डिसएडवांटेज जो है ना वो सिर्फ एक मेरे जहन में एक बात आ रही है, वो ये है कि ये बेसिकली जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है फिजिशियन को इस तरह से कि जब हम बात करते हैं ना सरकारी अस्पताल की, तो सरकारी अस्पताल में क्या होता है कि फिजिशियन जो है ना वही दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं जो हॉस्पिटल में पड़ी होती है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फिजिशियन को एक हिसाब से कि भाई वो जो है ना प्रिस्क्राइब जो है ना वो एक ही ब्रांड जो है वो करता है जो उनके पास अवेलेबल होता है, इस तरह होता है हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए। और उसके बाद ये है कि इसमें यह है कि डिसएडवांटेज में ये आता है कि फार्मासिस्ट जो है बेसिकली उसको होना चाहिए कि वो सोली जो है ना वो इस चीज़ को ब्रांड्स ऑफ ड्रग्स को और इनको परचेज करे, इनको डिस्पेंस करे, सारा कुछ है। लेकिन ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि जो हमारी जो कमेटी होती है उसके अंदर फार्मासिस्ट बैठता है, ओवरऑल एक जो है ना वो डिसीजन होता है परचेजिंग का। नॉर्मली जो है ना वो मैं परचेजिंग में आगे इसकी बात करूँगा कि किस तरह से मेडिसिन जो है वो परचेज करते हैं हॉस्पिटल, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो बहरहाल ये है कि डिसएडवांटेज का ये एक आधा ही मेरी नज़र में एक आधा ही है। बाकी आपको फर्दर इसके कुछ डिसएडवांटेज आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगे। डिफरेंट जो बुक्स हैं, विलियम हसन की बुक है, उसमें आप देखें अगर हॉस्पिटल फार्मेसी के आपको कोई डिसएडवांटेज के अलावा एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसी तरह और 2-4 बुक्स हैं उनमें देखें। मैं बेसिकली ये जो लेक्चर दे रहा हूँ, चूँकि मैंने खुद पर्सनली काम किया है एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट, एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो मैं अपने उस चीज़ को जहन में रखते हुए और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो है ना ये चीज़ अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान करिकुलम मैं इस चीज़ को जो है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बाकी बुक्स मैंने आपको बताई कि रिकमेंडेड बुक्स बहुत सारी आपके पास हैं। विलियम हसन की बुक है, हॉस्पिटल फार्मेसी की बुक, और भी नदीम इरफान बुखारी की बुक है। उसके अलावा आपके पास जो है वो इंटरनेशनल बुक्स की अगर हम बात करें, हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस की बुक है, काफ़ी सारी और बुक्स हमारे पास आ जाती हैं, तो उसमें आप डिटेल जो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, फर्दर आगे हम मूव करें, अगर हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से आगे मूव करें तो पॉइंट आता है कि अब देखें अब कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हो, ठीक है। देखें ना, कुछ गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसे हम बात करें ट्रैप की, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से, कुछ गाइडलाइन प्रिंसिपल भी होंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के फार्मूलरी बनाने के। तो इसमें होता है कि जो गवर्नमेंट बॉडी होती है ना हॉस्पिटल की, वो बेसिकली फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी जो है वो अपॉइंट करती है, ठीक है। फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कौन कौन लोग होते हैं। 3 उसमें फिजिशियन होते हैं, एक फार्मासिस्ट होता है, नर्सिंग स्टाफ की सीनियर एक बंदा होता है, एक डिस्पेंसिंग स्टाफ का होता है। इस तरह से वही कमेटी जो होती है। अच्छा, पीएनडीसी उसके बाद क्या होता है कि वो बेसिकली पर्पस जो है वो आउटलाइन बनाते हैं उसकी, ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन है या स्कोप है हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम का, अपने हॉस्पिटल को देखते हुए, उसकी नीड को देखते हुए वो ये तैयार करते हैं। अब जो पीएनडीसी होती है ना, वो बेसिकली यानी कि जो फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी होती है, वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो है वो बनाते हैं रिगार्डिंग दी हॉस्पिटल फार्मूलरी के, किस तरह से हमने हॉस्पिटल फार्मूलरी बनानी है, किस तरह से हमने मेडिसिन परचेज करनी है, और क्या क्या चीज़ें हमने मद्देनजर रखनी है। तो ये बेसिकली जो है ना वो ये सारी चीज़ें बनाकर हॉस्पिटल फार्मूलरी जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी जाती है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को अप्रूव करती है, या एडमिनिस्ट्रेशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें करती है कि भाई इसको ऐसे हम कर सकते हैं, इस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, पॉलिसी के अंदर सिंपल सी बात है, ऊपर हम बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं पहले आपको बात कर चुका हूँ। जो पॉलिसी होती है या प्रोसीजर जो भी पीएनडीसी बनाती है,
वो ये होगा कि बेसिक उसमें ये होगा कि वो उसमें गाइडेंस देगी एवेलुएशन से रिलेटेड, सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेफ्टी प्रोसीजर्स और अदर जितने भी रिलेटेड मैटर्स हैं ड्रग से हॉस्पिटल के अंदर, वो बेसिकली पब्लिश करेंगे हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि प्रिस्क्राइबिंग जो है ना वो एनकरेज की जाएगी, जो है ना स्ट्रांगली एनकरेज की जाएगी कि ड्रग्स को आप जेनेरिक नेम पे जो है वो प्रिस्क्राइब करें। ठीक है। अब जेनेरिक इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो, या थेरेपेटिक इक्विवेलेंट की बात करें तो देखें दो चीज़ होती है कि फार्मासिस्ट जो है ना वो बेसिकली देखें जेनेरिक इक्विवेलेंट की भी बात कर सकता है। ठीक है। हम लोगों ने फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ा, डिफरेंट जो है ना मतलब हमने क्लासेस पढ़ी, हमने उनके जो है ना वो मसलन एक क्लास है, मैं कोई भी एंटीबायोटिक की आप क्लास ले जाए तो बहुत सारे एंटीबायोटिक आ जाते हैं, पेनिसिलिन है तो उनके अंदर बहुत सारे हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स है तो बहुत सारे हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड है तो बहुत सारे हैं। तो इस तरह से करके जेनेरिक जो है ना वो एक लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है। तो इसमें फिर फार्मासिस्ट और प्रिस्क्राइबर जो है ना, यानी कि जो फिजिशियंस होते हैं, जो तीन इन्वॉल्व किए जाते हैं उसमें फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी में, वो बैठ के उस सारी जेनेरिक लिस्ट को और थेरेपेटिक लिस्ट को तैयार करते हैं। तो फिर जो है वो पीटीसी जो है वो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को भिजवा देती है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज़ को अप्रूव करती है कि इस चीज़ को हमने लेना है या नहीं लेना है, या क्या इसमें चेंज करनी है, किस तरह से इस चीज़ को लेकर आगे चलना है। उसके बाद जो मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ जो बीच में जो बिठाया होता है, इनकी जो सीनियर नर्स हमने बिठाई होती है और एक आध और जो एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा होता है, उनको भी इस चीज़ के बारे में जो है वो बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। अगर कोई चेंजेस की गई हॉस्पिटल फार्मूलरी में तो जितने भी बाकी जो वार्ड्स हैं, जितने भी मेडिकल स्टाफ है बाकी, उन सबको जो है इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है। उसके बाद लेबलिंग के बारे में बात की जाती है, वेरियस जो है ना रेफरेंसेस या ड्रग के जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स, इंटरेक्शंस, एडीआरस, ये सारे जो है ना वो रिटर्न फॉर्म में जो है ना वो उस हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर भी लगते हैं। मेडिकल स्टाफ को भी उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, नर्सिंग स्टाफ को भी इसके बारे में बताया जाता है। तो ये सारा आप कहने की एक बड़ा एक प्रॉपर और वेल डिफाइंड जो है ना एक सिस्टम सारा वो है। इसके बाद देखें जब हमने ये बात कर ली कि जी हमारी हॉस्पिटल फार्मूलरी है क्या, उसके बाद जो फार्मूलरी के अंदर जो है वो कौन बनाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो बेसिकली इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास एक जो है ना वो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव हम देख लें तो वो क्या है हमारे पास कि जी इस जो हॉस्पिटल फार्मूलरी का जो फ़ायदा होगा, प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि थेरापेटिक इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक थेरापेटिक इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी हमें। ठीक होगा। उस फार्मूलरी के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी ड्रग्स जो है वो इस हॉस्पिटल ने अप्रूव की हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी हॉस्पिटल की पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर्स क्या हैं उन सारी ड्रग्स को लेकर। उसके बाद किस तरह से ड्रग डोजिंग रूल्स हैं, हॉस्पिटल के अप्रूव्ड एप्रीविएशंस क्या हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो उसमें आ जाती हैं। तो ये सारा मतलब आप कह रहे हैं कि इसकी मेन जो एक प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो इसमें इस तरह से हम उसको देखते हैं। अब देखिए नहीं, हॉस्पिटल की जो पॉलिसी और प्रोसीजर होते हैं ये देखिए ये दोनों चीज़ें ना डिफर करती हैं। डिफर इस तरह करती हैं, देखिए बड़ा हॉस्पिटल है तो उसकी पॉलिसी और होगी, अगर छोटा हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल तो उसकी और पॉलिसी होगी। इसी तरह अगर कोई जो है वो एनजीओ पे चलना कोई हॉस्पिटल है, कोई और इस तरह मिलिट्री हॉस्पिटल, तो हर एक की अपनी पॉलिसी और प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है। पॉलिसी और प्रोसीजर्स रिगार्डिंग अगर मैं हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड लूँ तो क्या है, ड्रग यूज़ की पॉलिसी और होगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीटीसी और होगा, हॉस्पिटल रेगुलेशन जो है वो कि भाई किस तरह से दवाई को प्रेस्क्राइब करना है, डिस्पेंस करना है, एडमिनिस्टर करना है, ये डिफरेंट होगा। ठीक है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इमरजेंसी ड्रग प्रोडक्ट्स, हर एक का जो है ना वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो होंगे। इसी तरह फार्मेसी को ऑपरेट किस तरह से करना है। ठीक है। कि आपकी फार्मेसी जो है वो ऑपरेट किस तरह होगी, कि क्या आप उसमें फार्मासिस्ट की हायरार्की को रखेंगे कि एक चीफ फार्मासिस्ट होगा, फिर डिप्टी चीफ होगा, फिर बाकी जो फार्मासिस्ट होंगे, या एक ही फार्मासिस्ट होगा और वो सब चीज़ें देख रहा होगा, किस तरह से होगा। तो ये फार्मेसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो भी वेरी करते हैं। फिर उस फार्मूलरी जो आपने बनाई है उस फार्मूलरी को कितना वाइड आपने बनाया है, यानी कि उसके ऊपर आपने कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, या आपकी वो फार्मूलरी कितनी बड़ी है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपकी एक छोटा हॉस्पिटल और आपकी 100 दवाइयों की फार्मूलरी है, ठीक है, लेकिन अगर एक आपका बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ 400 दवाइयों की फार्मूलरी, तो डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन में फ़र्क होगा कि 100 दवाइयों की जो इन्फॉर्मेशन है उसे उस तक महदूद है और थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, जबकि 400 की डेफिनेटली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी डिपेंड करती हैं, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती हैं। इसके अलावा फिर जब हम देखते हैं उसके अंदर जो है ना वो फार्मूलरी के अंदर ना आइटम को एंट्री की होती है, जेनेरिक नेम के हिसाब से भी एंट्री की होती है, थेरेपेटिक क्लास से भी एंट्री की होती है। जैसे मैंने अभी बात की ना कि पेनिसिलिन है तो पेनिसिलिन लिखे जाएंगे, अमाइनोग्लाइकोसाइड लिखे जाएंगे, फिर फ्लोरोक्विनोलोन, डिफरेंट जो है ना क्लासेस लिखी जाएंगी। इस तरह अगर हम हाइपरटेंसिव्स की बात करें तो एस इनहिबिटर्स लिखे जाएंगे, फिर एआरबीज लिखे जाएंगे, तो डिफरेंट जो है वो इस हिसाब से होगा।
इसके अलावा फिर इनकी इन्फॉर्मेशन इस तरह दी जाएगी कि कौन कौन सी डोजेज फॉर्म इनमें आती है, स्ट्रेंथ क्या आती है, इनके जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अडल्ट डोज क्या है, पीडियाट्रिक डोज क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन से हैं, इस दवाई की जो कीमत है वो कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो दी जाती है। जैसे आप देखें ना, कोई भी आप दवाई का पैकेट लेकर आते हैं, ठीक है, आप उसको खोलते हैं तो बीच में से ब्रोशर निकलता है, उस ब्रोशर पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी होती है कि इसकी जो है वो जनाब मेन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, थेरेप्यूटिक एक्शंस क्या है, इसके एडवर्स रिएक्शंस क्या हैं, इंटरैक्शंस क्या हैं, वो सारी चीज़ सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी होती है ना। तो इसी तरह ये हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो है वो दी होती हैं। इसके अलावा फिर जो है वो कुछ मतलब वो बताया ना कि वो इंडेक्स फिर बनाया जाता है शुरू में इंडेक्स बनाया जाता है, जेनेरिक नेम का अलग होता है, फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स अलग होता है, थेरेप्यूटिक ब्रांड नेम वगैरह सब इस तरह इंडेक्सिंग जो है वो होती है। तो ये बेसिकली आप कह लें कि हर हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद कुछ मतलब इन सारी चीज़ों के अलावा जो है ना वो कुछ मैं समझता हूँ कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन का भी एक खाना होता है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन का पार्ट होता है। स्पेशल इन्फॉर्मेशन इस तरह होती है कि देखेंगे जैसे कि पॉइजन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है आपकी, आपकी ड्रग इंटरेक्शंस की इन्फॉर्मेशन है, मेट्रिक कन्वर्जन टेबल्स वगैरह का है, कुछ मतलब आपके जो शुगर फ्री ड्रग्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है, कैलकुलेशन की इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से हमने पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करना है, उनके रूल्स क्या हैं, उनके फार्मूलाज क्या हैं, वो सारी चीज़ें। फिर हॉस्पिटल की अपनी अप्रूव्ड एब्रीविएशंस होती हैं, उनके बारे में है, डोजेज ऑफ सिमिलर ड्रग्स की इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं। तो ये सारी कुछ जो है ना वो स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी वो दी जाती है हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि देखिए कि हॉस्पिटल फार्मूलरी जब हम बनाते हैं तो देखें आप कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं ना, लेट्स से अगर आप कोई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप अगर अपनी असाइनमेंट भी बनाते हैं ना या आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हैं तो आप उसकी एक बड़ा एक जो है ना एक तरतीब रखते हैं किस तरह से कि जिस तरह जी टाइटल पेज होगा, फिर आपका नाम होगा, फिर आपका टेबल ऑफ कंटेंट होगा, फिर आपके कुछ एब्रिविएशंस होंगे, देन प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होंगे। तो इसी तरह से जो फार्मूलरी बनाते हैं ना उसको भी हम थोड़ा सा इसी तरह बनाते हैं कि भाई एक तो जब आप फार्मूलरी देखें तो आपको बेढंगी ना लगे, अजीब ना लगे कि यार ये क्या है, ऐसा ना हो, ठीक है। आप देखें तो विजुअली आपको बड़ी अच्छी लगे कि हाँ यार बड़ी प्रॉपर वे में इस चीज़ को बनाया गया है, पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, और प्रोफेशनल जो है ना उसकी अपीयरेंस लगे, यानी कि पता चले कि बाकी प्रोफेशनली जो है ना वो कोई काम जो है वो किया गया है। तो उसके अंदर नॉर्मली जो एक टिपिकल फार्मूलरी जो एक होती है जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको कहीं से भी आप किसी बुक से आप देख सकते हैं, वो ये होता है कि डेफिनेटली टाइटल पेज होता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई ना कोई ये लिखा होगा हॉस्पिटल फार्मूलरी और व्हाटएवर इस तरह। फिर नेम्स और टाइटल्स और मेंबर्स ऑफ पीटीसी डेफिनेटली वो लिखना ज़रूरी होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा, जैसे हमने पीछे बात की ना, इंडेक्स वगैरह बनाया जाता है और वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें। फिर हॉस्पिटल की पॉलिसी और प्रोसीजर्स आ जाते हैं रिगार्डिंग दी ड्रग्स के, ड्रग्स से रिलेटेड हमारी पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, जो मैंने शुरू में बात की ना डिफर करते हैं और हॉस्पिटल के, वो लिखे जाते हैं। फिर जो है वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेड फॉर यूज इन हॉस्पिटल, उन प्रोडक्ट से नाम लिखे जाते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर यूज होंगे, हॉस्पिटल उनको खरीदेगा, वो चीज़ आ जाएगी। फिर पीछे अपेंडिक्स आ जाता है, अपेंडिक्स में मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि आपके एब्रीविएशन से रिलेटेड लिस्ट होगी, आपके जो है वो फार्मूलाज होंगे और डिफरेंट जो बाकी इन्फॉर्मेशन उसमें मिसलेनियस होती है। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मतलब आगे लिस्ट टेबल ऑफ कंटेंट की अगर हम बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास क्या आएगा कि लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन आएगी, ड्रग्स आ जाएंगी और बेसिक इन्फॉर्मेशन हर ड्रग की जो है वो दी जाएगी। उसमें क्या होगा कि हर ड्रग की एफिकेसी के बारे में बताया जाएगा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा, एडवर्स इफेक्ट्स का बताया जाएगा, इंटरेक्शन का बताया जाएगा, पीके पीडी प्रोफाइल बताई जाएगी, इनके फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक्स बताई जाएगी, अवेलेबिलिटी बताई जाएगी, उसकी डोजेज फॉर्म बताया जाएगा, पेशेंट की जो एक्सेप्टेबिलिटी कंप्लायंस वगैरह उसका जिक्र होगा, और फिर ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉस्ट के बारे में भी जिक्र किया जाएगा कि ये दवाई जो है वो कितनी कॉस्टली है, इसकी क्या कॉस्ट है और किस तरह से है, उस चीज़ को भी लिखा जाता है उसमें। उसके बाद ऊपर हम बात कर चुके हैं कि कुछ एडिशनल जो है वो इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, ठीक है। तो जब हम हॉस्पिटल फार्मूलरी की बात करें, जब हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें हम ये भी देखेंगे कि भाई इस ड्रग को आप स्टोर कैसे करेंगे, तो स्टोरेज गाइडलाइंस क्या है, पेशेंट काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी लेबलिंग, ब्रांड नेम्स, उसके जो है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग किस तरह से प्रिस्क्राइब होगी, उसके एडीआरस को कैसे रिपोर्ट करना है हमने, उसके एडीआर से हमें बचना कैसे है, तो ये सारी भी उसके अंदर सारे हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर डिटेल में जो है वो ये सारी चीज़ आ जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो और मतलब फर्दर अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल चीज़ें अगर मैं आपको जिक्र करूँ तो देखिए ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो है ना वो मैंने ऊपर जिक्र किया था ना कि चाइल्ड डोज की बात की जाती है, पीडियाट्रिक डोज कैसे कैलकुलेट करनी है,
फिर रीनल एडजस्टमेंट्स की बात आ जाती है, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की बात आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ के अंदर लिखी जाती हैं। डायग्नोस्टिक एड्स भी लिखा जाता है, उनके बारे में भी लिखा जाता है। उसके बारे में आईवी ड्रग्स को कैसे यूज़ करना है, स्पेशल सिचुएशंस जैसे कि मतलब पेशेंट विद स्पेशल सिचुएशन है, यानी कि कुछ किडनी डिजीज़ के हैं, लीवर डिजीज़ के हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वगैरह फीमेल्स के लिए, तो वो उनके अंदर ड्रग्स को कैसे यूज़ करना है, कौन सी ड्रग जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कौन सी ड्रग जो है वो नहीं आप यूज़ कर सकते, कौन सी ड्रग सेफ है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दी जाती है उसके अंदर। फिर डेफिनेटली हम पॉइजनिंग की इसमें बात भी करेंगे, ठीक है। ड्रग की मिस यूज़ और अब्यूज़ के बारे में जिक्र होगा, उसकी पॉइजनिंग इन्फॉर्मेशन, उसके एंटीडोट्स क्या हैं। फिर बाकी वेरियस जो है वो वैक्सीन हमारे पास जो है, यानी कि अगर स्नेक बाइट हुआ है, इंसेक्ट बाइट हुआ है, डॉग बाइट हुआ है, कुछ भी हुआ है तो उनका ट्रीटमेंट किस तरह करना है, ये सारे इमरजेंसी ट्रीटमेंट हर चीज़ के बारे में इसमें कंटेंट लिस्ट के अंदर ये सारी डिटेल जो है वो दी जाती है। अब देखिए जी, बात हम करते हैं कि अब हम बात करते हैं कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट अब यहाँ पर क्या आता है। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इस हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर सबसे बड़ा ये आता है, वो ये कि ड्रग सिलेक्शन, यानी कि फार्मासिस्ट जो है वो चूंकि कस्टोडियन ऑफ ड्रग होता है, उसको पता होता है कि ड्रग्स क्या है। तो फार्मासिस्ट ये चीज़ ध्यान में रखे कि जी हमारे हॉस्पिटल में इतने वार्ड्स हैं, हमारे हॉस्पिटल में ये जो है ना वो स्पेशलिटीज़ हैं, तो इस हिसाब से ड्रग जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। तो ड्रग सिलेक्शन में फार्मासिस्ट का रोल आ जाता है। फिर ये होता है कि फार्मूलरी ओबीडियंस की बात आती है कि देखिए जब एक फार्मूलरी बन गई, उस फार्मूलरी को अब आपने एक तो प्रमोट करना है और उस फार्मूलरी के मुताबिक जो है वो चीज़ें लेकर चलनी है। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल आता है। तो क्या होता है कि फार्मासिस्ट जो है ना वो बेसिकली क्या करे, पहली बात तो ये होती है कि वो हॉस्पिटल फार्मूलरी की जो कॉपी है ना वो हर डॉक्टर को वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। हर डॉक्टर के पास चला जाए, हर डॉक्टर को पता हो कि भाई हमारे हॉस्पिटल में ये दवाई है, इस हिसाब से हमने जो इस चीज़ को लेकर चलना है। फिर ये है कि वो मेडिकल स्टाफ को जो है वो फार्मासिस्ट जो है वो इन्वॉल्व करे, ट्रेन करे कि भाई ये जो है ना मतलब इस फार्मूलरी को ना आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी की जाए हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। सेमिनार एक अरेंज कर लिया जाए, ज़्यादा बेहतर है, या ब्रोशर्स बांट दिए जाए कि भाई ये हमारी हॉस्पिटल फार्मूलरी है और इसकी जो है ना आपने इसके मुताबिक जो है वो चलना है। फिर उस फार्मूलरी की रिवीजन भी विद टाइम होती है कि आप देखते हो कि भाई कौन सी दवाइयाँ जो है ना वो हमारी शॉर्ट हो रही हैं, हमें दवाइयाँ बढ़ानी चाहिए या हमें ये नए इसमें आइटम ऐड करने चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा ये है कि रिव्यू करे और एक्शन ले कि भाई अगर कोई भी नॉन फार्मूलरी ड्रग जो है हॉस्पिटल में यूज़ हो रही है उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले। तो ये सारा बेसिकली जो है ना रोल ऑफ फार्मासिस्ट आ जाता है कि ड्रग सेलेक्ट होगी और हॉस्पिटल फार्मूलरी बन गई, अब हॉस्पिटल फार्मूलरी कैसे आगे कैसे लेकर चलना है, ये फार्मासिस्ट का जो है वो रोल इसमें आ जाता है। इसके अलावा ये है कि फार्मूलरी को डेफिनेटली अप टू डेट हमने रखना है, ठीक है। तो अप टू डेट फार्मूलरी रखनी है, उसमें ये होता है कि आप किसी भी अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि जी ये हमें चाहिए या हमें ये मतलब चाहिए, तो मीटिंग के अंदर आप जो है ना वो पॉलिसी या जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं उनको आप अपडेट कर सकते हैं फार्मूलरी को करंट जो है ना उन सारे सिनेरियोज के हिसाब से। तो नॉर्मली ये होता है कि रिक्वेस्ट फॉर फार्मूलरी चेंज एक फॉर्म होता है, डिफरेंट इनके प्रोसीजर्स के मुताबिक वो फिल करके तो आप उसको चेंज कर देते हैं। इसके अलावा देखें ये होता है कि कुछ इसमें एफडीए की भी प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन से रिलेटेड जो है वो आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो फार्मासिस्ट जो है ना वो इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि भाई किस तरह से जो है ना वो इन सारी चीज़ों को आगे लेकर जाया जा सके, किस तरह से हम इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर्स को किस तरह से हम जो यानी कि हमारे पास हाउस ऑफिसर्स हैं उनको हम किस तरह से इस पर हम ट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि हम जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको हम इस पर क्या कर सकते हैं। देखिए जहाँ बात होती है ना हॉस्पिटल फार्मेसी बड़े अस्पताल की जहाँ बात होती है, मैं सरकारी अस्पताल की बात करूँगा, तो वहाँ पर ये कि हायरार्की सिस्टम मैंने पहले भी बात की, एक चीफ फार्मासिस्ट होता है, फिर डिप्टी चीफ होता है, फिर उसके बाद जो इमरजेंसी वाला अलग होता है, ओपीडी वाला फार्मासिस्ट अलग होता है, फिर हर वार्ड में भी फार्मासिस्ट होते हैं। तो नॉर्मली सरकारी अस्पताल में ना 10 से 12 जो है ना वो फार्मासिस्ट बड़े वाले अस्पताल में होते हैं, छोटा हॉस्पिटल 6-7 फार्मासिस्ट होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो सब अपनी चीज़ें जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, ड्यूटीज़ डिवाइड कर लेते हैं और इन सारी चीज़ों को जो है ना मद्देनजर रखते हुए वो आगे वो चीज़ें लेकर चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है ना उसका रोल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसमें एक आ जाता है कि एक तो ये कि आप अपनी ड्रग सिलेक्शन और उसके बाद फिर इस चीज़ को प्रमोट करवाएं। आप बताएं कि जी ये अगर हमने पॉलिसी बना ली है, ये हमारी फार्मूलरी है, तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से लेकर चला जाए, आगे देखा जाए किस तरह से इस चीज़ को आगे हम करते हैं। तो फार्मासिस्ट का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है और मैं मतलब सजेस्ट करूँगा बल्कि कि जो भी फार्मासिस्ट लोग हमारे हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं डेफिनेटली दे ऑल नो व्हाट दे हैव टू डू। लेकिन ये है कि मैं चाहूँगा कि वो अगर इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा इस तरह से करें कि अगर उनके पास कोई इंटर्नीज आते हैं, फार्मेसी इंटर्नीज आते हैं
या अगर वो कोई हाउस ऑफिसर्स आते हैं उनके पास डॉक्टर्स ये जो भी है, तो सबको प्रॉपरली गाइड करें, प्रॉपरली नर्सिंग स्टाफ को भी गाइड करें, मेडिकल स्टाफ को गाइड करें, ताकि रैशनल ड्रग यूज जो है ना वो हमारे पास प्रॉपरली जो है वो हो। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं, अब देखिए जब अब बात कर रहे हैं जी कि अब हॉस्पिटल फार्मूलरी हमारी बन गई, ठीक है जी। अब ये हुआ कि जी ड्रग्स भी हमारे पास आ गई। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ड्रग्स हमने परचेज कैसे की है। तो देखें जो परचेजिंग होती है ना या डिस्ट्रीब्यूशन जो हॉस्पिटल की होती है, देखिए सरकारी हॉस्पिटल तो ये होता है कि वो बेसिकली ये होता है कि वो टेंडर देते हैं लोकल परचेज मेडिसिन के लिए, बिडिंग होती है, कोई कंपनी जो है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है उस चीज़ को टेंडर को वन करते हैं, तो वो फिर मेडिसिन जो है वो सप्लाई वो करते हैं। इसी तरह सर्जिकल सप्लाईज और मेडिकल सप्लाईज की भी सारी वो इसी तरह आ जाती है। तो ये बेसिकली टेंडर पास करते हैं और उस हिसाब से वो होता है, तो हॉस्पिटल इस तरह परचेज करता है। अब देखें फिर जब जब परचेज कर लिया तो फिर अब हर हॉस्पिटल के अंदर एक मेडिकल स्टोर होता है, एक मेडिकल स्टोर होता है। मेडिकल स्टोर डिपोज का एक कॉन्सेप्ट है, MSDs मेडिकल स्टोर डिपोज। तो बेसिकली हॉस्पिटल सरकारी जो है वहाँ से वो परचेजिंग करते हैं, इस तरह भी होता है। तो अब देखिए मेडिकल स्टोर है ना, तो मेडिकल स्टोर में क्या होगा, अब देखिए मेडिकल स्टोर के अंदर बेसिक जो है वो एक तो हमारा होगा कि वेयर हाउस होगा, ठीक है। हॉस्पिटल ने एक बल्क में क्वांटिटी खरीदी है डेफिनेटली, ठीक है, बल्क में क्वांटिटी खरीदी है, उन्होंने उस वेयर हाउस में रखना है। वेयर हाउस से हमारे पास जो है ना वो इन्वेंट्री में शामिल होगी वो चीज़, हॉस्पिटल फार्मूलरी लिस्ट को देखते हुए फिर हॉस्पिटल के अंदर वो आएगी। हॉस्पिटल से वो क्या कहते हैं कि हर हॉस्पिटल का जो अपना ना इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बना होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर वो एंटर हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है वो फर्दर आगे वार्ड्स के अंदर जो किस तरह जाएगी वो सारा सिलसिला आगे हम देखते हैं इसको। तो ये बेसिक एक मेडिकल स्टोर का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि बल्क परचेजिंग हुई, वेयर हाउस के अंदर आई, उसको इन्वेंट्री के अंदर शामिल किया गया, फिर हॉस्पिटल के अंदर उसके कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर उसको शामिल किया गया। अब वो फिजिकली भी हमारे पास अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर के अंदर भी अवेलेबल है। जैसे जैसे हमारी मेडिसिन यूज होती जाएगी सॉफ्टवेयर के अंदर से वो माइनस होती जाएगी, तो फिर हमें अंदाजा होता जाएगा कि कितनी हमारी सप्लाई जा चुकी है और कितनी हमें अब डिमांड है। तो उस हिसाब से फिर परचेजिंग का प्रोसेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। देखिए अब जब हम बात करते हैं ना कि पर्पस अब क्या है मेडिकल स्टोर का, यानी कि प्राइमरी रोल क्या है मेडिकल स्टोर का, तो मेडिकल स्टोर का डेफिनेटली प्राइमरी रोल यही है, मैंने बात किया कि रिसीव करनी है उन्होंने इन्वेंट्री, उन्होंने होल्ड करना है और उसके बाद उन्होंने स्टॉक को डिस्पैच कर देना है। डेफिनेटली उन्होंने लिया, ऑर्डर लिया, उनके पास दवाई आ गई, उन्होंने रखी, और उसके बाद जैसे जैसे ऑर्डर आए हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल में जाती रही। उसके बाद ये है कि इसको इन्वेंट्री कंट्रोल या वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक जो है इसको कंप्यूटराइज या मैनुअल बेस पे, दोनों बेसिस पे इसको कर दिया जाता है। नॉर्मली जो सरकारी अस्पतालों में होता है ना वो मैनुअल सिस्टम पे चल रहा होता है, अब कुछ बेहतरी आ रही है, कुछ मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ चल रहे हैं, लेकिन ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ कंप्यूटर बेस्ड जो है वो सिलसिला चल रहा है कि इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह कैसा है वो सारा हो रहा है। अच्छा, इन्वेंट्री कंट्रोल का ये होता है कि आप ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है ना आपको पता होता है कि स्टॉक को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। जो स्मूथ एक फ्लो ऑफ आइटम्स है, फ्लो ऑफ मेडिसिन है, फ्लो ऑफ मेडिकल सप्लाईज है, वो इंश्योर होता है। उसमें ये होता है कि आपको पता होता है कि भाई कब कौन सा किस तरह कौन सा मतलब ये चीज़ें करनी है, यानी कि आपको पता होता है कि एक आइटम मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, कितना जा चुका है, कितनी मुझे आगे डिमांड है, कितना मुझे खरीदना चाहिए, ये सारी चीज़ें के व्हाट हाउ मच और व्हेन एंड ऑर्डर स्टॉक मतलब सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। वेयर हाउस मैनेजमेंट में ये आ जाता है कि देखिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें ना फिजिकल असेसमेंट जो है ना वो की जाती है, यानी कि ये होता है कि वेयर हाउस मैनेजमेंट ये होता है कि आपको पता होता है कि भाई फिजिकली मेरे पास जो दवाई आई वो कितनी जा चुकी है, ठीक है, कितनी मुझे खरीदनी चाहिए और कितनी जो है वो मेडिकल स्टोर में आगे जा चुकी, मतलब ये सारी तो वेयर हाउस मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली ये आ जाता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल या वेयर हाउस मैनेजमेंट तकरीबन आप कह लें कि एक ही जैसा जो है ना वो कॉन्सेप्ट है, और ये मेडिकल स्टोर के एक बड़ा एक प्राइमरी जो है वो एक पर्पस ये कहा जाता है। तो फार्मासिस्ट का रोल डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उसमें बनता है। इसमें जो है आपके साथ ऑक्सिलरी स्टाफ भी होता है, यानी कि आपके साथ इसमें डिस्पेंसिंग स्टाफ भी होते हैं, वेयर हाउस मैनेजमेंट वाले जो मैनेजर्स होते हैं, जो मतलब और लोग हैं इसमें, वो भी सारे इसमें शामिल होते हैं। तो ये सारा जो है वो मिल के जो है वो काम किया जाता है। इसके बाद देखें अब हर हॉस्पिटल का देखें चूँकि सिस्टम अलग है, सिस्टम अलग से मुराद ये कि बार बार हम वही बात करेंगे कि जब हम बात करें हॉस्पिटल फार्मेसी की, हॉस्पिटल फार्मूलरी की जब हम बात करें, तो डेफिनेटली उसके अंदर ये चीज़ होती है कि डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल कौन सा है, ठीक है, टाइप ऑफ हॉस्पिटल कौन सी है, तो उस हिसाब से फिर जो नॉर्मल फ्लो ऑफ मेडिसिन है, मेडिकल सप्लाईज है, वो वेरी करेगी। तो हम नॉर्मली एक ओवरऑल एक देख लेते हैं कि जब हमारे पास मेडिकल सप्लाई आई हमारे पास उसके अंदर हमारे वेयर हाउस के अंदर,
तो वे मेडिकल सप्लाईज का जो है ना एक मतलब एक ऑफिसर होता है, वो मतलब क्या होता है जी हॉस्पिटल फार्मेसी बल्क स्टोर में भेज देता है। फिर वहाँ से क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है ना वो ऑर्डर्स को देखते हुए कुछ जो है वो इन पेशेंट्स को फार्मेसी में चला जाता है, इन पेशेंट्स को कि जो पेशेंट्स या डिफरेंट वार्ड्स में एडमिट है, ठीक है, हर वार्ड से जो है वो वहाँ से जो है वो इंडेंट एक होता है, एक मतलब एक डिमांड ऑर्डर जो है वो आता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उसको मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ को देखते हुए हर वार्ड के हिसाब से मेडिसिन जो है वो सप्लाई कर देते हैं इन पेशेंट्स को। ठीक हो गया, वो किसी भी वार्ड में जो है ना वो हो सकते हैं, ठीक, वो उनको चला जाता है। दूसरा ये होता है, एक होते हैं आउट पेशेंट्स, यानी कि आउट पेशेंट्स होते हैं वो क्या होता है कि आए किसी भी उसमें ओपीडी में आए, किसी भी ओपीडी में आए, उन्होंने अपने आप को चेक करवाया, चेक करवाने की प्रिस्क्रिप्शन ली, हॉस्पिटल फार्मेसी की ओपीडी फार्मेसी वहाँ गए, वहाँ से मेडिसिन ली और घर। तो ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट एक आते हैं, इन पेशेंट का और एक आउट पेशेंट का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, इन पेशेंट में ना फर्दर ये चीज़ होती है, एक तो वार्ड में जो लोग एडमिट हैं तो उनको मेडिसिन जाती है, दूसरा ये होता है कि इन पेशेंट्स का ये होता है कि कोई ऑपरेटिंग रूम का ऑपरेशन हो रहा है किसी का, कोई सर्जिकल सप्लाई चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए, तो वो भी इसके अंदर आ जाती है। फिर स्पेशल सर्विसेज होती हैं, अब आपका एक मरीज एडमिट है वार्ड के अंदर, ठीक है, उसका डेफिनेटली कोई ना कोई जो है वो डायग्नोस्टिक हो रहा है, यानी कि उसका कोई ना कोई या तो क्या कहते हैं लेबोरेटरी टेस्ट भी हो रहा है, कोई एक्सरे हो रहा है, एमआरआई हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर जो है स्पेशल सर्विस के अंदर जो है वो आ जाती है। और उसके अलावा जो आपका आ जाता है वो ये कि इन पेशेंट का होता है एक ओपीडी रूम, इंजेक्शन रूम होता है, उसका कॉन्सेप्ट इस तरह है कि आप ओपीडी में आए, ठीक है, आपको डॉक्टर ने इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर दिया, ठीक, अब आप ये चाहते हैं कि मैं ये इंजेक्शन जो है ना अभी लगवा लूँ, ये डॉक्टर आपको कहते हैं कि अच्छा ये इंजेक्शन फार्मेसी से लें और इंजेक्शन रूम में चले जाएं, वहाँ डिस्पेंसर से लगवा लें। तो वो बेसिकली वो भी एक फार्मेसी जो होता है वो क्या होता है कि वो पेशेंट वहाँ गया, उसने मतलब डिमांड दी, वो फार्मेसी से उसको इंजेक्शन मिलेगा और वहाँ पर वो लग जाएगा, तो वो इन पेशेंट फार्मेसी के अंदर उसको स्टोर कर लेंगे, लिख लेंगे। तो बेसिक यहाँ पे भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जो है एक रोल आ जाता है कि किस तरह से मेडिसिन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट वो कर रहा है, यानी कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की इसमें जिम्मेदारी ये आती है कि उसको पता होता है कि भाई कौन सा जो पेशेंट है वो इन पेशेंट है, कौन सा आउट पेशेंट है, इन पेशेंट को वार्ड्स में कितनी गई, ऑपरेशन थिएटर में कितनी गई, स्पेशल एरियाज में कितनी मेडिसिन गई, और उसके अलावा जो है हमारे पास ये कि इंजेक्शंस कितने लगे, फिर इसी तरह ओपीडी की जो पेशेंट्स है वो कितनी मेडिसिन लेकर के, तो ये सारा रिकॉर्ड जो है ना वो मेंटेन करना होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो करता है। हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट के साथ ना टेक्नीशियंस भी होते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियंस भी होते हैं, डिस्पेंसिंग स्टाफ भी होता है, तो वो सारा इन चीज़ को एक पूरा एक टीम वर्किंग होता है जिसको वो लेकर चल रहे होता है। तो फिर वो क्या होता है कि मेन अपने वेयर हाउस को या स्टॉक रूम को उनको वो कह देते हैं, तो वो हिसाब से उनका जो इन्वेंट्री कंट्रोल का सिलसिला है वो अच्छे तरीके से चलता रहता है। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो इसमें ये होता है कि ये तो एक सारा एक प्रोसीजर आपको थोड़ा सा समझ आ गया भाई किस तरह से है। फिर देखिए इसमें ये होता है कि फार्मासिस्ट जो है ना वो इस तरह से ड्रग को सिलेक्ट करेगा, ड्रग सिलेक्शन और परचेजिंग कैसे होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि वो बेसिकली जो है ना वो जितनी भी ड्रग की सिलेक्शन होगी या जो परचेजिंग होगी उसकी जितनी भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल ऑफ अकॉर्डिंग टू फार्मूलरी होगा। फार्मूलरी के अंदर ना हमने सारी डिटेल में बात कर ली है कि फार्मूलरी जो है ना वो उसके मुताबिक होगा। दवाई जो है ना हमारी वो होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए, थेरापेटिक उसके बेनिफिट्स होने चाहिए। उसके बाद ये है कि जितने भी वो अकॉर्डिंग टू यूएसपी नेशनल फार्मूलरी जितने भी हैं उसके हिसाब से वो सारा फार्मासिस्ट को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो चले हमने हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर सारी चीज़ें बात कर ली। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ना एक जिम्मेदारी ये होती है कि देखिए जब हम स्टोरेज की बात करते हैं, जब मेडिसिन स्टोर हो रही है, ठीक है, इन्वेंट्री रूम में चाहे हो रही हो, चाहे वो स्टोर हाउस में वेयर हाउस में हो रही हो, चाहे फार्मेसी के अंदर हुई हो, जो भी हो, चंद चीज़ें हैं कि जो फार्मासिस्ट को ना जहन में रखनी चाहिए। वो ये होता है कि एक तो ये कि फार्मासिस्ट को ना मेडिसिन के टेम्परेचर का नॉलेज हो, ठीक है, कि कौन सी मेडिसिन जो है वो रूम टेम्परेचर पर रखनी है, कौन सी जो है वो हमारे पास कोल्ड चेन आइटम्स हैं, कौन से जो है वो हमने कूल टेम्परेचर में रखना है, टेम्परेचर का जहन में हो। ह्यूमिडिटी का फैक्टर जो है डेफिनेटली वो मेडिसिन को ख़राब कर देता है, तो उस चीज़ को जहन में रखना चाहिए, उसको मतलब प्रॉपरली स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए। लाइट के बारे में जो है वो सारा देखना चाहिए, सैनिटेशन है, वेंटिलेशन है, पेस्ट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें भी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि फार्मासिस्ट इन चीज़ को देखते हुए प्रॉपरली जो है ये सारी चीज़ें मेंटेन करवाए, यानी कि सैनिटेशन है, वेंटिलेशन है, जो भी है, जो हमारा जनरल स्टाफ होता है, जो हमारा सारा सफाई करने वाला स्टाफ होता है, तो उनसे प्रॉपरली जो है ना वो सफाई करवाई जाए, प्रॉपरली स्प्रे वगैरह अगर कोई कहीं पे करना है वो करवाया जाए, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, और साथ साथ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट का भी ख्याल रखा जाए। तो ये भी एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आ जाती है। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि देखें सेम लाइक जिस तरह कम्युनिटी फार्मासिस्ट का एक रोल है,
इसी तरह हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का एक मेन रोल है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखें, ठीक है। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखने के बाद ये है कि मैंने आपको बताया ना कि जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि सारा ना एक हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर कर दिया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्ली हैंड रिटन होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड ये होता है कि कंट्रोल्ड आइटम्स जो होते हैं ना, जो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनका जो है वो सारा रिकॉर्ड नारकोटिक्स रजिस्टर हमारे पास मौजूद होता है, कंट्रोल सब्सटेंसेस का रजिस्टर मौजूद होता है, उसके ऊपर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखते जाएं, मेडिकेशन ऑर्डर्स और उनकी प्रोसेसिंग, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग प्रोडक्शन रिकॉर्ड वगैरह, वो सारी चीज़ें कि कौन सी दवाई हमारे पास किस बैच की थी, कब मैन्युफैक्चर हुई, क्या एक्सपायरी, सारा कुछ हर चीज़ वो मेंटेन हो। उसके बाद कितना फार्मेसी के ऊपर वर्कलोड कितना है, उसका सारा रिकॉर्ड हो। इक्विपमेंट मेंटेनेंस की, हमारी जो फार्मेसी के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, फार्मेसी के अंदर जो सहूलियात हैं, उनकी मेंटेनेंस कब कब हुई, किसकी होने वाली है, किस तरह, ये सारा रिकॉर्ड हो। परचेज और इन्वेंटरी रिकॉर्ड हो कि कितनी मेडिसिन परचेज रिकॉर्ड हुई, किस तरह से मतलब परचेज की, सारा वो हर चीज़ रिकॉर्ड मौजूद हो। उसके अलावा जितने भी यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस और ऑडिट प्रोग्राम किए गए जितने भी हैं, वो उनकी सारी वो जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के भी मतलब लोग इस चीज़ को देख रहे होते हैं, और साथ ही साथ में फार्मासिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस चीज़ को फ्रॉम टाइम टू टाइम वो देखता रहे इस चीज़ को। मैंने जैसे जिक्र किया ना पहले कि देखिए कि भाई किस तरह से जो है वो फार्मासिस्ट जो है वो काम करते हैं अस्पतालों में। तो बड़े अस्पतालों की अगर हम बात करें तो हमारे पास पूरी एक टीम जो है वो वर्क कर रही होती है, ठीक है। फार्मासिस्ट की जो है ना पूरी एक टीम जो है वर्क कर रही होती है, तो डेफिनेटली फिर काम जो है ना डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर आप सुनेंगे ये चीज़ें, अगर आप सुन रहे हैं कि फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये वो सारा कुछ, तो आप परेशान हो जाएंगे पर यार फार्मासिस्ट की कितनी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है, उसमें होता है कि टीम डिवाइड होती है, यानी कि अगर एक हॉस्पिटल सरकारी है तो वहाँ पे 5 या 7 फार्मासिस्ट हैं, काम डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से वो चीज़ें चल जाती हैं। इसी तरह छोटे अस्पतालों की अगर हम बात करें, डेफिनेटली अगर छोटा अस्पताल है तो फार्मूलेट भी छोटी है, काम भी थोड़ा है, तो उस हिसाब से वो मैनेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ इस लेक्चर के थ्रू आप लोगों को हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या है, हॉस्पिटल फार्मूलरी के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हॉस्पिटल फार्मूलरी का पर्पस क्या है, उसके मेंबर्स के बारे में तो हम लास्ट बात कर चुके थे। उसके बाद ये कि हॉस्पिटल फार्मूलरी को मद्देनजर रखते हुए फार्मासिस्ट का जो है वो रोल क्या आ जाता है, ठीक है। उस मेडिसिन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको प्रोक्योर किस तरह से किया जाता है, उसको जो है वो किस तरह आगे मतलब इन पेशेंट्स आउट पेशेंट्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सारा प्रोसेस है उसको किस तरह किया जाता है, लोकल परचेज मेडिसिन किस तरह परचेज की जाती है। तो ये सारा कुछ मैं समझता हूँ कि आपको इस लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ों का ओवरव्यू जो है वो मिल गया होगा। और डिटेल्स मैंने चूँकि आपको बताई ना कि डिफरेंट हमारी फार्मेसी काउंसिल की जो रिकॉग्नाइज्ड बुक्स हैं हमारे पास, जिस तरह की विलियम हसन की बुक है, इरफान लतीफ़ बुखारी की बुक है। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी बाय आई थिंक स्टेफन्स है, ये कोई इस तरह की बुक है, इंटरनेशनल एक बुक है, तो वो है। और उसके अलावा हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस की काफ़ी सारी बुक है, फार्मेसी सर्विसेज की या मैनेजमेंट ऑफ फार्मेसी सर्विसेज की बुक्स हैं, उसके अंदर आपको इनकी सारी डिटेल्स वो मिल जाएंगी। एंड आई होप कि आपको जो भी टीचर जो है यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होगा, आई होप वो आपको प्रॉपर जो है वो इस चीज़ पे इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे और प्रॉपरली जो है वो इस बारे में आपको गाइड कर रहे होंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि बस ये आधे घंटे 40 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है ना एक ओवरव्यू दे दिया जाए कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से वो इंशाल्लाह बिल्कुल छोटा सा 10-15 मिनट का रिव्यू